ममता एक आज्ञाकारी बहू पाने की इच्छा से अपने बेटे की शादी बड़े अरमानों के साथ में नंदिनी नाम की एक लड़की से करवा देती है। इतना बोलकर नंदिनी गृह प्रवेश की रस्म को पूरी करती है। तभी किचन से नंदिनी भागती हुई आती है और रिमोट लेकर चैनल बदलकर बोलती है, ओफो, ये घर के काम के चक्कर में ना मेरा शो मिस हो जाता है हमेशा। मेरा बस चले ना तो इसे यहीं घसीट दूं। अरे तो क्या करूं, तेरे कर्म ही ऐसे होते हैं। ला मुझे रिमोट दे दे, मेरा नाटक का टाइम हो गया है। अरे माँ जी, ऐसे कैसे? अभी मुझे अपना डांस शो देखना है, उसके बाद देख लेना आप। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं देगी रिमोट? तू सारा काम करके आई है ना टीवी देखने। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, बस रोटी पकानी रह गई है। बस करो आप दोनों, जब देखो टीवी के पीछे ऐसे लड़ने लगती हो जैसे रोटी के पीछे दो बिल्लियाँ। इस घर में आपके अलावा मैं भी रहता हूँ, इसलिए आज जो मैं देखूंगा वही आप दोनों को भी देखना होगा। जिसके बाद में अशोक टीवी को ऑन करके न्यूज देखने लगता है और दोनों सास बहू को भी मुंह बनाकर वही देखना पड़ता है। ममता एक आज्ञाकारी बहू पाने की इच्छा से अपने बेटे की शादी बड़े अरमानों के साथ में नंदिनी नाम की एक लड़की से करवा देती है और अपने घर के दरवाजे पर उसका गृह प्रवेश करते हुए बोलती है, बहू रानी, अब बहू बनी बेटी की मीरा की तरह इस कलश को पैर मारकर अपने शुभ कदम इस घर में रखो। ना ना माँ जी, मैं तो बहू के नए अंदाज के डोली की तरह एकदम स्लो मोशन में कलश गिराऊंगी, देख लेना। और इसी के साथ ममता को ये पता चलता है कि नंदिनी उसके अरमानों को पूरा करने तो नहीं, लेकिन उन पर पानी फेरने जरूर आई है। पर जो भी हो, एक बात तो पक्की थी कि दोनों सास बहू को टीवी देखने के कीड़े ने काटा हुआ था, इसीलिए दोनों के बीच में महाभारत होनी तो पक्की थी। ऐसे ही एक दिन जब ममता हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी किचन से नंदिनी भागती हुई आती है और रिमोट लेकर चैनल बदलकर बोलती है, ओफो, ये घर के काम के चक्कर में ना मेरा शो मिस हो जाता है हमेशा। अरे संस्कार नाम की चीज है भी या नहीं, या उन्हें भी तमीज की तरह रास्ते में पटक कर आई है? माँ जी, आपके संस्कारों की पोटली खत्म हो गई है क्या? जब देखो मेरे संस्कारों पर नजर गड़ाए रखती हो। अरे अचार डालोगी क्या उनका? अरे अगर संस्कार होते ना तो यूँ सास के सामने से रिमोट लेकर बिना पूछे चैनल चेंज ना कर देती तू। क्या माँ जी, आप हर बात में बीच में संस्कारों को क्यों ले आती हैं? मेरा बस चले ना तो इसे यहीं घसीट दूं। अरे तो क्या करूं, तेरे कर्म ही ऐसे होते हैं। ला मुझे रिमोट दे दे, मेरा नाटक का टाइम हो गया है। अरे माँ जी, ऐसे कैसे? अभी मुझे अपना डांस शो देखना है, उसके बाद देख लेना आप। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं देगी रिमोट? तू सारा काम करके आई है ना टीवी देखने। हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, बस रोटी पकानी रह गई है। इतने में नंदिनी का पति अशोक घर वापस आता है और बोलता है, नंदिनी यार, एक गिलास पानी ला दो, बहुत प्यास लग रही है। एक गिलास क्या, पूरा का पूरा कुआं ला देती हूँ, जन्मों की प्यास बुझा लेना। इनको भी अभी टपकना होता है, आज फिर से मेरा शो मिस हो जाएगा। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है और अशोक अपनी माँ से पूछता है, अरे माँ, आज नंदिनी का पारा इतना गर्म क्यों हो रखा है? ऐसा भी क्या हो गया? होना क्या था बेटा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और क्या। इतना कहकर ममता टीवी देखने लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सास बहू में टीवी देखने को लेकर आए दिन नए नए तरीकों से कहासुनी होती रहती है। ऐसे ही एक दिन नंदिनी हॉल में बैठकर बड़े मजे से टीवी देख रही थी। तभी उसकी सास दूर से उसे देख लेती है और खुद से बोलती है, ये बहू भी ना जब भी मुझे टीवी में कुछ देखना होता है तभी टीवी के सामने गोंद की तरह चिपक कर बैठ जाती है। इसको हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो कमरे में बैठे अशोक के पास जाती है और बोलती है, अरे बेटा, तू यहाँ अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा होगा ना, तो एक काम कर, आज तेरी छुट्टी है तो बहू को कहीं बाहर ले जा घुमाने के लिए। थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा दोनों का। माँ, इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे हम लोग? और आपको तो पता है ना नंदिनी का धूप उसके बर्दाश्त के बाहर है। अरे तू एक बार बुलाकर उससे पूछ तो ले, अपनी मन की कहे जा रहा है, उसकी राय भी तो ले ले। ठीक है, आप कह रही हैं तो पूछ लेता हूँ। जिसके बाद ममता वहाँ से चली जाती है और अशोक नंदिनी को बुलाकर कहता है, नंदिनी, ओ नंदिनी। अरे क्या है? क्या नंदनी नंदनी लगा रखा है? क्या हो गया? अरे नंदिनी नंदिनी नहीं कहूँगा तो क्या गंदगी गंदगी बुलाऊं तुम्हें?
तुम जब देखो गुस्से में ही रहती हो। आगे बोलोगे भी क्या काम है, या मुझे और गुस्सा दिलाने का इरादा है? वही तो बोल रहा हूँ कि आज हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आते हैं। इसी बहाने हमें थोड़ा क्वालिटी टाइम भी मिल जाएगा। क्या कहती हो? तुम पागल वागल हो क्या? अरे जब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसे बेच के चूरन खा लो। अरे इतनी धूप में मैं बगल की दुकान पर ना जाऊं, तुम घूमने जाने की बात कर रहे हो। इतना कहकर वो वापस हॉल में जाती है, जहाँ उसकी सास बड़े आराम से टीवी देख रही होती है। जिसके बाद वो खुद से बोलती है, थोड़ी देर भी टीवी को अकेला नहीं छोड़ सकती, वरना माँ जी आकर उस पे कब्जा कर लेंगी। जरूर उन्होंने मुझे यहाँ से हटाने के लिए ही कहा होगा, वरना उनको तो पता है कि मैं धूप में कहीं नहीं जाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक बार दोपहर के समय दोनों सास बहू एक ही टाइम पर हॉल में आकर एक साथ रिमोट को पकड़ लेती है। जिसके बाद दोनों रिमोट को छीनते हुए लड़ती हैं और नंदिनी बोलती है, देखिए माँ जी, मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और सुबह से ना मैं अब टीवी देखने आई हूँ, तो शराफत से रिमोट मेरे हवाले कर दो। अरे ऐसे कैसे दे दूं तुझे टीवी? तेरे दहेज में नहीं आया है, समझी? जो अपनी मर्जी से टुकुर टुकुर देखती रहती है टीवी। मेरे दहेज में चाहे ना आया हो, पर मेरे पति का तो है, तो देखूंगी तो मैं सही। अरे वो तेरा पति है ना, तो मेरा बेटा भी है। और देख बहू, जिद ना कर, रिमोट पहले मैंने पकड़ा है और तेरे चक्कर में कहीं मेरा बहू बनी डायन ये नाटक निकल गया ना तो देखियो। हाँ हाँ, नाटक भी तो आप अपनी सोच की तरह ही देखती हो, तभी तो मैं कहूँ कि आप इतने ड्रामेबाज की होती जा रही हो। माँ जी मैं कह रही हूँ रिमोट दे दीजिए मुझे, वरना इस उम्र में कुछ टूट फूट गया ना तो जुड़ेगा भी नहीं। इतने में वहाँ अशोक आता है और दोनों को ऐसे टीवी देखने के पीछे लड़ता देखकर बोलता है, अरे अरे अब क्या हो गया जो आप दोनों ऐसे खींचातानी कर रहे हो? अरे खींच खींच कर इस बेचारे रिमोट की जान निकालनी है क्या? लाओ मुझे दो ये। इतना बोलकर वो दोनों से रिमोट लेकर अपने पास रख लेता है और बोलता है, बस करो आप दोनों, जब देखो टीवी के पीछे ऐसे लड़ने लगती हो जैसे रोटी के पीछे दो बिल्लियां। इस घर में आपके अलावा मैं भी रहता हूँ, इसलिए आज जो मैं देखूंगा वही आप दोनों को भी देखना होगा। जिसके बाद में अशोक टीवी को ऑन करके न्यूज देखने लगता है और दोनों सास बहू को भी मुंह बनाकर वही देखना पड़ता है। जिसके बाद दोनों मन में सोचते हुए बोलती हैं, बस अब बहुत हो गया, मैं एक और दिन अपना रियलिटी शो मिस नहीं कर सकती। अब तो इस घर में मेरा अपना टीवी आकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। इस नास पीटी की वजह से आज मैं अपना नाटक नहीं देख पाई। अब तो मुझे दूसरा टीवी लेना ही पड़ेगा ताकि मैं सुकून से अपना नाटक देख सकूं। दोनों ने ही नया टीवी लेने का मन बना लिया था, जिसके लिए दोनों ही अशोक से घर में दूसरे टीवी लाने को कहती हैं। और अगले ही दिन अशोक एक नया टीवी लेकर आता है, जिसे देखकर नंदिनी बोलती है, आखिर आपने मेरी बात मान ली। अब तो मैं इस टीवी को अपने कमरे में लगवाऊंगी और आराम से अपनी पसंद का शो देखूंगी। ओ महारानी, ज्यादा सपने मत देख, समझी? ये मेरा बेटा अपनी माँ के लिए लेकर आया है ना अशोक? अब प्लीज आप दोनों इस बात पर भी मत लड़ना शुरू हो जाना। और टीवी देखने से मतलब है ना माँ, तो क्या फर्क पड़ता है टीवी नया हो या पुराना। इतना कहकर वो टीवी को अपने कमरे में लगा देता है और अब ममता हॉल में और नंदिनी कमरे में बैठकर आराम से टीवी देखा करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, दोनों में कोई लड़ाई नहीं होती। एक दिन दोनों अपने मन में बोलती हैं, जब से बहू से लड़ना बंद किया है तब से टीवी देखने में कोई मजा ही नहीं आ रहा। अब तो बहू बनी डायन, ऐसे नाटक भी बोरिंग से लग रहे हैं। जब से नया टीवी आया है तब से मेरा टीवी देखने का मन ही नहीं करता, फालतू में खर्चा करवा लिया। जिसके बाद में नंदिनी अपने कमरे से उठकर हॉल में जाती है और ममता के पास बैठकर टीवी देखने लगती है और उससे बोलती है, वो माँ जी, मेरा टीवी ना अचानक चलते चलते बंद हो गया, तो क्या मैं आपके साथ बैठ के टीवी देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चल साथ में बैठकर तेरा वो डांस वाला शो भी देखेंगे। सच में माँ जी? अभी लगाती हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद ममता बोलती है, बहू मैं कह रही हूँ ना कि यही जीतने वाला है। मैंने देखा है नाटक में हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट आ ही जाता है, तू देखना। माँ जी, ये आपका ओवर एक्टिंग वाला नाटक नहीं बल्कि रियलिटी शो है, देखना वो दूसरे वाला ही जीतेगा। अरे मुझे तुझसे ज्यादा अनुभव है, देखती रह तू। अरे रहने दो आप, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। फिर से उन दोनों को लड़ता देखकर अशोक बोलता है, ये सास बहू और इनका टीवी, भगवान ही बचाए इनसे तो।
कीर्ति के ससुराल वालों को घुइयां की सब्जी खाना बहुत पसंद है। वहीं कीर्ति को घुइयां के पत्तों की सब्जी खाना पसंद है। दोनों की पसंद में तालमेल ना मिलने के कारण आए दिन घर में खाने को लेकर महाभारत छिड़ी रहती है। मानो खाना खाने नहीं कोई जंग लड़ने बैठ रहे हों। ऐसे ही एक रोज कीर्ति रसोई में घुइयां के पत्ते की सब्जी बना रही होती है। तभी उसकी सास सरला आ जाती है। बहू, आज तू क्या बना रही है? माँ जी वही जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घुइयां के पत्तों की सब्जी। तुझे मना किया है ना कि इसके पत्तों की सब्जी मत बनाया कर। माँ जी, जिस दिन आप मेरे हाथ की सब्जी खा लोगी उस दिन आप मुझे भगवान मान बैठोगी। हाँ हाँ, बड़ी आई अपने आप को भगवान मानने वाली। तू और तेरे सपने बहुत अनोखे हैं। अरबी को घुइयां घुइयां बोलती है। माँ जी, हमारे यहाँ पर घुइयां को घुइयां ही कहते हैं। आपके गांव में घुइयां को अरबी बोलते हैं, हमारे गांव में तो घुइयां ही बोलते हैं। अच्छा चल चल अपना काम कर। मेरा बेटा भी खाना खाने आता ही होगा और तेरे इस घुइयां के चक्कर में लेट हो जाएगा। उससे बात करने रसोई में आ गई और अरबी की बात करने लगी। कीर्ति की बात सुनकर सरला सर पर हाथ मारती है और उसे बिना कुछ बोले रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद कीर्ति सबके लिए खाने के टेबल पर खाना लगा रही होती है। तभी कीर्ति का पति रवि आता है। आज क्या बनाया है खाने में? जी, हमने घुइयां के पत्तों की सब्जी बनाई है। आप खाकर देखो, आपको अच्छी लगेगी। अब ये घुइयां किसको कहते हैं? ये नई नई सब्जियां कहाँ से आ रही है? और पत्ते की सब्जी ये कौन बनाता है? हम कोई भैंस बकरी थोड़ी है। घुइयां मतलब अरबी होता है। मैंने तो उसको मना किया था कि अरबी के पत्तों की सब्जी ना बनाए, लेकिन उसको खुद की पसंद के आगे कुछ और दिखता ही कहाँ है। कोई और सब्जी नहीं बनाई है क्या? नहीं रवि जी, आप ये खाकर देखो। अगर आपको ये पसंद ना आए तो मैं आगे से नहीं बनाऊंगी कभी। कीर्ति इतना बोलकर रवि को घुइयां के पत्ते की सब्जी देती है। रवि को घुइयां के पत्ते की सब्जी अच्छी लगती है। फिर कीर्ति सरला को भी घुइयां के पत्ते की भी सब्जी देती है। सरला को घुइयां के पत्ते की सब्जी पसंद आ जाती है। अरे वाह वाह बहू, ये तो अरबी की सब्जी से भी अच्छी लग रही है। अच्छा, मुझे पता चला कि तू इसको क्यों खाती है। हाँ माँ, मजेदार तो ये बात है कि ये पत्ते गले में लग भी नहीं रहे और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब से हमारे घर में ना यही बनाना। मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी, लेकिन आप दोनों तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सभी कीर्ति की घुइयां की सब्जी की खूब तारीफ करते हैं और फिर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ कीर्ति के साथ सरला को भी घुइयां के पत्ते की सब्जी अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही एक दिन सरला को अरबी के पत्ते के पकोड़े खाने का मन करता है और वो कीर्ति के पास जाती है। बहू, आज अरबी के पत्तों के पकोड़े बना दे, बहुत मन कर रहा है। पर माँ जी, घर में घुइयां के पत्ते खत्म हो गए हैं। आप मार्केट जाकर ले आइए, तब मैं आपको बनाकर खिला दूंगी। मार्केट भी इतना दूर है कि मुझे पत्ते लाते लाते कल हो जाएगा और हमारे मोहल्ले में कोई सब्जी वाला आता ही नहीं। अगर आता है तो आलू टमाटर के अलावा कुछ लाता ही नहीं। आप ही देख लो माँ जी, अगर आपको खाना है तो कुछ तो करना ही होगा, वरना जब घुइयां के पत्ते आएंगे तब पकोड़े का स्वाद लेना। कीर्ति की बात सुनकर सरला निराश हो जाती है और बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तभी उसकी नजर अचानक से अपनी पड़ोसन विमला के घर में लगे गमलों पर जाती है, जिसमें विमला ने अरबी उगा रखी थी। वो जल्दी से अंदर आती है। बहू, जल्दी दरा, मिल गया। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो जैसे आपकी लॉटरी लग गई है? हाँ, बस तू कुछ ऐसा ही समझ ले। अभी मैं बाहर गई और मैंने देखा कि अपने पड़ोसन विमला के गमले में घुइयां के पत्ते हैं। चल, मैं उसको बातों में लगा दूंगी और तू किसी भी तरह से वो पत्ते तोड़ लियो। कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप ये चाहती हैं कि हम चोरी करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेले जाओ, मैं इसमें आपका साथ बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। अरे वो अपने मन से तो खुद देगी नहीं, वैसे भी हम पड़ोसी हैं, कोई चोरी नहीं होती। कीर्ति सरला की बात मान जाती है और सरला के साथ विमला के घर जाती है। सरला विमला को अपनी बातों में लगा कर रखती है और कीर्ति चुपके से जाकर घुइयां के पत्ते तोड़ लेती है और छुपाकर घर आ जाती है। दोनों बहुत ही खुश थी। कुछ देर बाद कीर्ति रसोई में पत्तों के पकोड़े बनाने चली जाती है। को देखकर सरला घबरा जाती है और मन में बोलती है, ये यहाँ क्यों आई है?
कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि हमने इसके पत्ते चुरा लिए हैं। अगर इसको पता चला तो आज तो मेरी पड़ोसन हम पर टूट पड़ेगी। क्या हुआ सरला, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस थोड़ी गर्मी हो रही है। अच्छा चल छोड़, मैं कहने आई थी कि मुझे माफ कर दे, मैं तुझे घुइयां के पत्ते नहीं दे सकती क्योंकि मेरी बहन ने मांग लिया है। अरे कोई बात नहीं, तू मेरे घर से पकोड़े खा कर जाइयो, आज मेरी बहन पत्ते देकर गई है। सरला इतना बोल ही रही होती है कि तभी कीर्ति पकोड़े लेकर वहाँ आती है। लीजिए आंटी जी, ये पत्ते मेरे पति बाजार से लेकर आए हैं, तो सोचा आपके घर दे आए, लेकिन आप खुद यहाँ आ गई। लेकिन अभी तो सरला बोल रही थी कि ये पत्ते उसकी बहन दे गई है। खैर छोड़, तू तो मुझे पकोड़े दे। विमला के इतना बोलते ही दोनों की जान में जान आती है और तीनों बैठकर घुइयां के पत्ते के पकोड़े खाते हैं और कीर्ति विमला को घर के लिए सब्जी भी देती है। कुछ देर बाद विमला अपने घर चली जाती है और अपने पौधों को पानी डालने लगती है। वैसे ही उसकी नजर घुइयां के पत्तों पर जाती है और खुद से कहती है, ये मेरे गमलों को क्या हुआ? ये दोनों सास बहू बहुत चालाक है, पक्का ये मेरे घर से चोरी करके गई है और मुझे ही पकोड़े खिला दिए। आज तो इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ज्यादा दूसरों के घर में चोरी करना आता है ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आगे से किसी घर में चोरी नहीं करेगी। विमला अपना काम छोड़कर सरला के घर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी सरला बाहर आती है। क्या हो गया? तो इतना क्यों चिल्ला रही है? अब क्या चोरी हो गया तेरा? तू जितनी भोली बन रही है ना, तू उतनी भोली है नहीं। तूने मेरे घर की घुइयां के पत्ते चुराकर मुझे ही पकोड़े खिला दिए और अभी भोली बनने का नाटक कर रही है। तुझे शर्म नहीं आती है कि खुद चोरी करती है और अपनी बहू से भी चोरी करवाती है? अच्छा ठीक है, माफ कर दे विमला तू मुझे, हम पड़ोसी हैं और अगर हम दोनों ऐसे लड़ाई करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। मैं खुद बाजार से तेरे लिए पत्ते ले आऊंगी। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या हालत की है तूने मेरे अरबी के पत्तों के साथ, तुझे इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और सरला भी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था। विमला भी सरला को कुछ नहीं बोलती। दिन गुजरता जाता है। एक दिन सरला को फिर से घुइयां के पत्तों की सब्जी खाने का मन करता है और वो कीर्ति को बोलती है, बहू आज फिर से घुइयां के पत्ते की सब्जी या पकौड़ी बनाकर खिला दे। माँ जी, फिर से एक बार घर में घुइयां के पत्ते खत्म हो गए हैं और इस बार मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं कहीं से चोरी नहीं करने वाली हूँ। उस दिन के बाद से तो मेरी मजाल ही नहीं है कि चोरी करने चली जाऊं। वो तो विमला थी जो बस बोल कर गई। अगर कोई दूसरा होता तो अच्छे से सुना देता। हाँ, अब जब आप घुइयां के पत्ते बाजार से लेकर आओगी ना, जब ही पकोड़े बनेंगे। सरला और कीर्ति बात कर ही रहे होते हैं कि तभी विमला हाथ में घुइयां के पत्ते के पकोड़े बनाकर लाती है और सरला और कीर्ति को खाने को बोलती है। दोनों पकोड़े खाते हैं और तभी दोनों के गले में खुजली होने लगती है। ये क्या खिला दिया विमला तूने? इसको खाकर तो गले में खुजली होने लग गई। मजा आया ना? ये तुम दोनों के लिए सबक है। आगे से तुम दोनों को याद रहेगा, कभी किसी के पौधे बर्बाद नहीं करोगी। मेरी अरबी के पौधों का ऐसा नाश मारा है कि उसमें दोबारा पत्ते नहीं आए। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और दोनों सास बहू को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और आगे से कभी भी चोरी करके खाने की नहीं सोचती हैं। क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? जाकर जल्दी से खाना बना ले बहू, मुझे सुबह जल्दी खाने की आदत है। सविता इतना सुनने के बाद किचन में चली जाती है और सोचने लगती है कि उसे खाने में क्या बनाना चाहिए। वो मीठे में खीर तो चढ़ा देती है, लेकिन अब तो उसे टेंशन खाने की हो रही थी कि वो खाने में क्या बनाए। तभी किचन में सविता का पति रोहित आता है। अरे क्या हुआ? तुम मुझे परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात है तो मुझे बता दो। अच्छा हुआ जो आप आ गए। मुझे खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं और माँ जी ने कहा है कि कुछ अच्छा ही बनाना। बस इतनी सी बात? इसके लिए इतना सोचना क्या? तुम एक काम करो, पनीर की सब्जी के साथ नान बना लो और पुलाव भी, वो भी माँ को बहुत पसंद है। रोहित सविता से ये बोल ही रहा था कि तभी रोहित की माँ अरुणा रोहित को आवाज लगाती है और रोहित किचन से बाहर आता है तो सविता की बात सुन ही नहीं पाता। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे नान तो बनाने आते ही नहीं और पुलाव भी मुझसे अच्छे से नहीं बन पाते हैं, लेकिन करना तो होगा ही। माँ भी कहती थी कि गलतियों से ही इंसान सीखता है।
इतना कहने के बाद सविता खाना बनाने लगती है और कुछ समय बाद ही अरुणा की हॉल से आवाज आती है। अरे ओ बहू, खाना बन गया हो तो लगा दे, सभी खाने का इंतजार कर रहे हैं। खुशबू तो खाने की बहुत अच्छी आ रही है। लगता है सालों बाद कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है आज हमें। हाँ क्यों नहीं, आज बीवी आ गई है तो माँ के हाथों का खाना तो भूल ही गया तू, और बीवी के हाथों का खाना बिना खाए ही गुणगान गा रहा है। सविता अपने पति और सास के लिए खाना लगा रही होती है। तभी अरुणा की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है अरुणा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। सुबह सुबह ही बहू के हाथों का गर्मा गर्म खाना मिल रहा है। अरे विमला, आना, सही समय पर आई है तू। आज बहू की पहली रसोई थी तो तू भी खा कर जाइयो। ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो जरूर खाऊंगी नई बहू के हाथों का खाना। अब सविता खाना लगाकर अपने कमरे में चली जाती है और इधर विमला को अरुणा नान देने के लिए जैसे ही नान उठाती है तो देखती है कि जली जली रोटियां डब्बे में रखी है और पनीर की सब्जी में पनीर नाम के नजर आ रहे थे। और पुलाव को देखकर तो अरुणा अपने मन में कहती है, ये क्या सत्यानाश किया है इस औरत ने, पहले ही दिन इस विमला के सामने बेइज्जती करवाएगी। अरे अरुणा, लगा भी दे खाना, खाने की खुशबू से ही भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। अरे माँ, कोई हेल्प करूँ क्या, या आज आप खाना परोस दोगी? हाँ हाँ देती हूँ, सब्र कर। अब अरुणा तो समझ चुकी थी कि सविता को खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन वो विमला के सामने क्या ही बोलती, और वो विमला और रोहित को खाना निकाल कर देती है। लगता है खाना तेरी बहू की खूबसूरती से जल गया, या ऐसे ही बनाती है। अरे माँ, ये क्या, अब विमला आंटी को दूसरी रोटी दो ना, ये तो मुझे जली हुई नजर आ रही है। बेटा, मुझे जली हुई नजर आ रही है या ये रोटी ही जली हुई है, और इतनी जली हुई है कि खाए क्या इसमें, ये समझ ही नहीं आ रहा। माँ, आप पुलाव ही दे दो, ये नान है या जली हुई रोटी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ अरुणा, तू पुलाव ही दे दे, वही खा लूं। अब खाने खाने बैठी हूँ तो बिना खाए उठूंगी तो अन्न का अपमान होगा। अब पुलाव में भी सविता हद से ज्यादा नमक और नींबू डाल देती है और वो भी खाने लायक नहीं थे। अब जैसे तैसे रोहित और विमला खाना खा लेते हैं, तभी विमला अरुणा को बोलती है, अरे अरुणा, तू भी खाने के लिए बैठ, मेरा मुंह क्या देख रही है? अपनी बहू की पहली रसोई का खाना खाएगी नहीं क्या? नहीं नहीं, अभी भूख नहीं है, सुबह चाय बिस्कुट ज्यादा हो गई थी। अब विमला तो अरुणा की बहू के हाथों का खाना खाने के बाद पूरे मोहल्ले में आग लगा देती है कि अरुणा की बहू गांव से आई है और उसे खाना बनाना नहीं आता। अब अरुणा इधर अपनी बहू को खूब सुनाती है, बहू, अपनी पहली रसोई में ही तूने ऐसा खाना बनाया है कि कुत्ते के सामने रख कर आई हूँ, उसने सूंघा तक नहीं, और तू उम्मीद कर रही है कि ऐसा खाना हम लोग खाए। माँ, जाने दो, अभी वो थोड़ा घबराई हुई है, नई नई है ना। तो शादी ही क्यों की? जब इसका सारा डर निकल जाता तब इसके घर वाले इसकी शादी करते ना। पूरे मोहल्ले वालों के सामने इसने मेरी नाक कटवा दी है। अगर इसे खाना बनाना नहीं आता तो ये बोल भी तो सकती थी ना। माँ, आप भी कैसी बातें करती हो कि पूरे मोहल्ले वालों के सामने आपकी नाक कट गई। बस एक विमला आंटी ही तो खाकर गई है, वो भी सविता के हाथ का खाना। विमला उन 100 मोहल्ले वाले लोगों के बराबर है जिससे पूरे मोहल्ले का नेटवर्क कनेक्ट रहता है। कहाँ क्या हुआ है उसको सब खबर रहती है, बस विमला को नेटवर्क मिलना चाहिए। अब अरुणा को तो भूख लगी थी तो वो अपनी बहू से रोटी बनाने को कहती है। सविता किचन में जाकर खुद की गलतियों पर अफसोस कर रही थी। मुझे क्या पता था कि नान मैदे का बनाना था। मैंने तो आटे की मोटी मोटी रोटी बनाकर ज्यादा सेक दी और वो जल गई। लेकिन अब माँ जी को ना मैं बाजरे की रोटी खिलाती हूँ, जिससे उनका मूड ना ठीक हो जाएगा। अब सविता बाजरे की रोटी के साथ पनीर की सब्जी लेकर आती है। बहू, अब ये तू क्या बना लाई? ये गेहूं की नॉर्मल रोटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। अरे माँ जी, ये मैंने ना स्पेशल आपके लिए बनाया है बाजरे की रोटी। खाकर बताइए माँ जी कैसी लगी आपकी देसी बहू की ये रोटी। राम राम, कहाँ से देसी बहू उठा लाई? इसके देसी रोटी खाने से अच्छा तो मैं विलायती चावल खा लूं। ले जा इसे यहाँ से तू। माँ, वो इतने प्यार से बनाकर लाई है तो खा लो ना आप, अभी चावल बनाने में समय लगेगा। नहीं नहीं बहू, तू चावल को हाथ नहीं लगाएगी। या तो मैं बना लूंगी या ऑर्डर करवा लूंगी, लेकिन मुझे इस गवार के हाथों की देसी रोटी नहीं खानी। पहले दिन की ड्रामे से अरुणा तो तंग हो चुकी थी और अब वो सविता के हाथों की बनी देसी रोटी खाना नहीं चाहती थी। एक रोज 2 महिलाएं अरुणा के घर आती हैं सर्वे करने। तभी वो देखती है
कि सास यानी कि अरुणा टेबल पर बैठकर बिरयानी खा रही थी और वहीं पास में नीचे बैठी सविता हाथों में मक्के की रोटी पर तेल और नमक लगाकर खा रही थी। ये देखकर उनमें से एक औरत दूसरी औरत से कहती है, अरे ये देखो अरुणा कैसे अपनी बहू पर अत्याचार कर रही है। मुझे तो पहले से ही शक था। अरे ये बस अच्छा बनने का नाटक कर रही है और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। देखो उसे नमक रोटी खाने को दिया हुआ है और खुद बासमती चावल की बिरयानी तोड़ रही है। 1 मिनट रुको, उन्हें कुछ बोलने से पहले मैं उनकी एक फोटो निकाल लेती हूँ। नीलू को दे दूंगी, वो महिला आयोग में काम करती है ना। अब वो औरतें फोटो लेने के बाद अरुणा को टोकती है और सर्वे करके चली जाती है। और अगले ही दिन खाना खाने के समय ही नीलू का आना होता है, जो आज भी सविता को नमक रोटी के साथ कच्चा प्याज खाती देखती है। जी आप कौन? सर्वे करने आई हैं क्या आप? लेकिन सर्वे तो कल ही हो गया था। सविता नाम है ना आपका। आप यहाँ कुर्सी पर बैठिए और बेबाक होकर खाइए। आपकी सास को मैं देख लेती हूँ। अरे आप तो बड़े महंगे चावल खा रही हो और बहू की नमक रोटी पर भी आफत कर रखी है। मैंने उसे कब कहा कि तू नमक रोटी खा? वो उसका फेवरेट है, गांव की जो है। क्या बात है, बातों को घुमाना तो कोई आपसे सीखे। लेकिन मैं तो सच कह रही हूँ। और बहू तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अब आप अपनी भोली भाली बहू को डरा रही हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। हम महिला आयोग वाले हैं, ऐसी सास के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं जी, आप सच में गलत समझ रही हैं। मुझे चावल पसंद नहीं और माँ जी को ये रोटी। तो हम अपने अपने हिसाब से देसी रोटी और विलायती चावल खा रहे हैं। तो क्या मैं गलत समझ रही थी? अरे माफ कीजिएगा मुझे। अब इस धोखे के बाद अरुणा कभी भी टेबल पर बैठकर खाना ही नहीं खाती और अपने कमरे को बंद करके खाया करती। और इसी के साथ अब उसकी बहू भी किसी के सामने नमक रोटी नहीं खाती। कार्तिक काम के चक्कर में हमेशा बाहर ही रहा करता था, जिसकी वजह से लोगों से मिलना, बातें करना मानो उसके लिए ख्वाब सा हो गया था। कुछ टाइम बाद उसकी माँ कामिनी उसकी शादी एक आरती नाम की लड़की से करवा देती है, जो कि कार्तिक को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। हमेशा उसके आसपास रहने का बहाना ढूंढती थी, जो चीज कार्तिक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वो अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी आरती चाय लेकर आती है। कार्तिक जी, ये लीजिए आपकी चाय। जल्दी से पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। वहाँ पे टेबल पे रख दो, मैं बाद में पी लूंगा। कोई बात नहीं, तब तक मैं यहीं बैठ जाती हूँ। जब आप चाय पी लेंगे उसके बाद ही मैं जाऊंगी। इसी बहाने आपको देखने को तो मिलेगा मुझे। हे भगवान, ऐसी चिपकू बीवी ना आप किसी को भी मत दीजिएगा। यार मुझे तुम्हें देखने के लिए बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आजकल तो मैं ऑफिस के काम से घर पे ही रहता हूँ, पूरे दिन तो तुम दिखती रहती हो। हाँ वो तो है, लेकिन मैं तो आपको कितना भी देख लूं, मेरा तो मन ही नहीं भरता। एक काम करो, तुम ना ये चाय मुझे दे दो, मैं अभी पी लेता हूँ, वरना तुम मुझसे चिपकी रहोगी और मुझसे काम होगा भी नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी चिपकू बीवी हूँ जो हमेशा आपसे चिपकी रहती है? कभी ना कभी सच्चाई तो जुबान पे आ ही जाती है, जैसे अभी तुम्हारे जुबान पे आ चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कार्तिक इतना कहकर आरती के हाथों से चाय लेकर एक ही सांस में पीकर उसी कप वापस करता है। लैपटॉप उठाकर अपने काम करने लग जाता है, जिसके बाद आरती वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपना सारा काम खत्म करके वापस रूम में आती है तो देखती है कि कार्तिक किसी से फोन पर बातें कर रहा था। वो उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। किससे बात कर रहे हैं आप? जरा मुझे भी बताइए। जब से कमरे में आई हूँ देख रही हूँ आप फोन पर ही लगे हुए हैं। कौन है इतना खास? क्या यार, जब देखो तब चिपकती रहती हो, कभी तो अकेला छोड़ दिया करो। अरे मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है, प्लीज जाओ यहाँ से अभी। शादी के बाद पति की लाइफ में कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, जो कुछ होता है पत्नी का ही होता है। बताइए मुझे, कहाँ बात कर रहे थे आप? आरती प्लीज परेशान मत करो यार, मैं काम कर रहा हूँ, उसी के सिलसिले में कॉल पे बात कर रहा हूँ। अभी जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, ठीक है? जाओ। कार्तिक इतना कहता है और वो कमरे से जाने की जगह बेड पर चढ़कर बैठ जाती है और उसके बाद में ये देखकर कार्तिक कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो उसे निहारे जा रही थी। समय बीतता है, तभी एक दिन कार्तिक काम के चक्कर में तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि तभी कामनी वहाँ आती है। बेटा, तू ऑफिस जा रहा है क्या?
मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ माँ, बताइए क्या काम है आपको? बेटा, कुछ दिनों से बहू की माँ की बहुत तबीयत खराब है। अगर तुझे परेशानी ना हो तो क्या मैं बहू को कुछ दिनों के लिए उसकी माँ के पास, उसके मायके भेज दूं? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल भेज दो। मेरी तरफ से तो हाँ ही है। मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ पहले मैं उसे मायके छोड़ के आता हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। सच में तुझे कोई परेशानी नहीं है? तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना कि अभी तेरी शादी हुई है और मैं तेरी बीवी को उसके मायके भेज रही हूँ? अरे नहीं नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपका कहना भी ठीक है। अगर इस टाइम हम आरती को नहीं भेजेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लड़के वाले होने का घमंड दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बहू को बोल देती हूँ कि वो मायके जाने के लिए रेडी हो जाए। कामिनी इतना कहकर अपनी बहू आरती के पास जाती है और उसे सारी बात बताते हुए मायके जाने की इजाजत दे देती है। लेकिन आरती का कार्तिक को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक को अपनी चिपकू बीवी से कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिल रहा था। इस खुशी में उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। कुछ देर बाद जैसे तैसे करके कार्तिक आरती को उसके मायके छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। पूरे दिन खुशी से काम करके वो घर लौटता है और सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। तभी आरती पानी लेकर वहाँ आती है और कार्तिक बिना सर उठाए पानी का ग्लास पकड़ता है। अच्छा हुआ माँ, आप पानी लेके आ गई। मैं आपको अभी आवाज देने ही वाला था। माँ जी नहीं, बीवी हूँ मैं आपकी। आपकी जरूरतों का मुझे नहीं पता होगा तो किसे होगा? तुम यहाँ कैसे? अरे तुम तो अपने मायके गई थी ना, मैं खुद तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आया था। तुम वापस कैसे आई? हाँ, आप आए थे, लेकिन माँ ने बोला कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपने ससुराल को संभाल। मेरे लिए तेरे पापा भाई सब हैं और मैं ठीक हूँ, तो चिंता मत कर, इसलिए मैं आ गई। मम्मी जी ने बोला और तुमने मान भी लिया। कैसी बेटी हो तुम। लगता है आपको खुशी नहीं हुई मेरे आने की। मैंने तो सोचा कि आप मुझे अचानक से देखकर खुशी हो जाएंगे, लेकिन आप तो सदमे में आ गए। तुम्हारी जैसी अगर चिपकू बीवी मिलेगी ना तो इंसान सदमे में ही होगा, भांगड़ा तो करेगा नहीं। कार्तिक आरती से सवाल जवाब कर रहा था, तभी कामनी भी वहाँ आ जाती है। चलो अच्छा हुआ बहू तू आ गई, तेरे बिना तो घर खाली खाली हो गया था। माँ जी, तभी तो मैं आ गई। सही किया ना मैंने माँ जी। तुम कभी कोई काम गलत करती हो जो आज करोगी? थोड़ी देर बाद कार्तिक अपने कमरे में चला गया था। समय बीतता है, लेकिन आरती की आदतों में कोई सुधार नहीं आता। वहीं कार्तिक अपनी चिपकू बीवी से हद से ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन वो अपने ऑफिस के काम से बाहर जाने के लिए बैग पैक कर रहा था, तभी आरती वहाँ आती है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? ऊंचा सुनती हो क्या तुम? मैंने कहा तुमसे ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। सुनाई दिया मुझे, लेकिन मुझे भी लेकर चलिए। किसी भी ऑफिस की ट्रिप पर बीवी को साथ ले जाना अलाउ होता है। मुझे भी ले चलिए अपने साथ। यार तुम बड़ी चिपकू किस्म की औरत हो, कहीं तो अकेला छोड़ दो। अब ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, वहाँ भी तुम्हारे साथ जाऊंगा क्या? चुपचाप ना घर पे बैठो। कार्तिक इतना कहकर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है, जिसके बाद आरती सीधे अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे सारी बात बताती है। जिसके बाद कामनी उसके साथ नीचे आती है और अपने बेटे को रोकती है। बेटा ले जाना, क्या हुआ? जब से तेरी शादी हुई है तुम लोग कहीं घूमने भी तो नहीं गए हो। इसी बहाने थोड़ा टाइम साथ बिताने को मिलेगा। माँ, मैं वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि ऑफिस के काम से जा रहा हूँ और मेरे साथ लड़के भी होंगे। अच्छा नहीं लगता है ना कि मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊँ। तो क्या हुआ? तू कौन सा किसी और की बीवी को अपने साथ लेकर जा रहा है? मेरी बात तो मान जाना बेटा। अब तो मुझे लेकर जाना ही पड़ेगा। कार्तिक अपनी माँ की बातों को टाल नहीं पाता और मजबूरी में आरती को अपने साथ लेकर जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद कार्तिक ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है और आरती कमरे में ना रुककर उसकी मीटिंग वाली जगह पर जाकर उससे थोड़ा दूरी पर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है, जिसकी वजह से कार्तिक का काम में ध्यान नहीं लगता। बहुत समझाने के बाद भी आरती अपनी चिपकने वाली आदत में सुधार नहीं लाती। एक दिन रात को कार्तिक अपने रूम में आराम कर रहा था, तभी उसका दोस्त अनुज वहाँ आता है। भाई इतनी अच्छी जगह आया है, चल कहीं ना कहीं घूम कर आते हैं। सभी दोस्त होंगे, मजा आएगा। हाँ यार चल, वैसे भी कल तो हमें निकल ही जाना है। मैं भी चलूंगी आपके साथ। भाभी जी आप नहीं जा सकती, वहाँ सिर्फ लड़कों की पार्टी है, आपको कंफर्टेबल नहीं होगा। नहीं, मैं अपने पति के साथ रहूंगी, जहाँ वो रहेंगे। एक काम कर भाई, तू अपनी बीवी के साथ यहीं रुक,
क्योंकि ये लड़कों की पार्टी है, इसीलिए वहाँ किसी लड़की को ले जाना ठीक नहीं लगता। बुरा मत मानियो भाई, लेकिन तू अपनी चिपको बेबी से परेशान नहीं होता क्या? सारा का सारा प्लान खराब कर दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों से कार्तिक को बहुत इंसल्ट फील होती है और जिस पर वो आरती को बहुत सुनाता है। जब देखो तब हर जगह मैं भी चलूंगी, मैं भी साथ में रहूंगी। शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम पति की पर्सनल लाइफ छोड़ो ही ना यार। थोड़ा टाइम पति को खुद के साथ भी बिताने दो, उसकी भी मन की करने दो उसे। मैंने आज तक तुम्हें कभी नहीं बोला, लेकिन आज मैं कहता हूँ तुम बहुत ही चिपकू किस्म की औरत हो। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुमसे। मैं क्या आपको चिपकू लगती हूँ? लगती नहीं हो, तुम हो। तुम मुझे ना अपनी इस आदत के चक्कर में ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा देती हो। तुम्हारी ये आदत ना मुझे तुम्हारे पास लाने की जगह ना तुमसे बहुत दूर कर रही है। इसे बदल दो, सुधार लो, अभी भी समय है। कार्तिक की सारी बातें आरती बड़े ध्यान से सुनती है और समझती है, जिसके बाद वो अपनी आदतों में सुधार करना शुरू कर देती है, जिससे कार्तिक को अपनी चिपकू बीवी से काफी हद तक राहत मिल जाती है और उनके रिश्तों में भी सुधार आने लगता है। नेहा अपनी सास कविता और ननन प्रिया के साथ एक कमरे के ससुराल में सो रही थी। नेहा के ससुराल में सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा था। बेचारी नेहा जैसे तैसे अपने ससुराल वालों के साथ गुजारा कर रही थी। अचानक से रात को बहुत जोर से बारिश होती है और उनके घर की छत टपकने लगती है, जिस वजह से नेहा की नींद खुल जाती है और नेहा अपनी सास पर गुस्सा होते हुए बोलती है, सासू माँ देखो ना, बारिश आ रही है, मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं और ये देखो बिस्तर भी गीला हो चुका है। हे भगवान, तू भी गरीबी में हमें परेशान करने में लगा हुआ है। इस गरीबी में हमें सुकून की नींद भी लेने नहीं देता तू। सासू माँ, ऐसे भगवान को कोसने से कुछ भी नहीं होगा। अपने बेटे को बोलो कि जल्दी कुछ पैसे भेजे ताकि हम घर की मरम्मत करवा सके। नेहा, तुझे क्या लगता है कि मैंने रमेश से इस बारे में बात नहीं की है? अरे मैंने रमेश को बोला था कि बारिश में हम सबका बहुत बुरा हाल हो रहा है। जैसे तैसे हम तीनों एक कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं और बारिश के मौसम में तो और बुरा हाल होता जा रहा है हमारा। रहने दो सासू माँ, आपकी बस की कुछ भी नहीं है। इनका फोन जब आएगा ना तब मैं खुद ही बात कर लूंगी। सास अपनी बहू और बेटी को एक कोने में ले जाकर खड़ा कर देती है और खुद पूरे घर से बारिश का पानी निकाल कर बाहर फेंकने लगती है। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद नेहा पूरे घर में पोछा लगाकर उसे सुखाती है और बिस्तर लगाती है, जिसके बाद उनकी सास सभी को सोने के लिए कहती है, आज बहू आराम से सो जा, मैंने सारा पानी बाहर निकाल कर फेंक दिया है। अब क्या ही सोऊं मैं, सुबह के 6 बज रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बहू, आराम से सो जा, कौन सा किसी को ड्यूटी जाना है, और वैसे भी 1-2 घंटे सो जाएगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है सासू माँ, जब आप इतना बोल ही रही हो तो मैं ठीक से सो जाती हूँ। नेहा और प्रिया दोनों जाकर फिर से सो जाती हैं। तो वही सास पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करने में लगी रहती है और अपनी बहू और बेटी दोनों के लिए चाय बनाती है और उन्हें चाय पीने के लिए देती है। ऐसे ही 2 दिन तक मौसम फिर से अच्छा हो जाता है और एक सुबह बहुत तेज धूप निकलती है। सास घर के आंगन में गेहूं साफ कर रही होती है। इसी बीच नेहा अपनी सास के पास आती है और साथ में मिलकर गेहूं साफ करवाने लगती है। सच में जल्दी जल्दी गेहूं साफ कर लो, मौसम का कुछ पता नहीं है कब खराब हो जाए। आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि बारिश आएगी। अरे नेहा बहू, ऐसा मत बोल। तुझे पता है कई दिनों से मैं सोच रही थी कि गेहूं साफ करके धूप में सूखने के लिए डाल दूं, लेकिन कई दिनों से मौसम ही खराब था। आज मौका मिला है कि आज मैं गेहूं को अच्छे से साफ करके धूप में सुखा दूं, क्योंकि घर में आटा भी तो खत्म हो चुका है ना। हाँ सासू माँ, घर में आटा खत्म होने के साथ साथ और भी सामान खत्म हो गया है। एक तो ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही कहीं बाहर जाने वाला मौसम है। दोनों सास बहू मिलकर गेहूं साफ कर रहे होते हैं कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बारिश होने लगती है। दोनों सास बहू और कमरे में बहुत ज्यादा सामान पड़ा हुआ था। रसोई के बर्तनों का भंडार लगा हुआ था। आधे से ज्यादा सामान रसोई का था तो कुछ बर्तनों के भंडार की वजह से
आधा कमरा पूरे तरीके से भरा हुआ था, जिस वजह से घर में ना तो ठीक से बैठने की जगह थी और ना ही लेटने की। तभी नेहा के पति रमेश का फोन आता है। नेहा रमेश को अपना सारा दुखड़ा सुनाती है। तुम्हें हमारी फिक्र भी है या नहीं है? खुद तो शहर में जाकर बैठे हुए हो और हम जैसे तैसे एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं। अरे क्या बताऊँ तुम्हें मैं अपना हाल। बारिश के मौसम में मेरा सासू माँ और प्रिया का बुरा हाल हो जाता है। इस कमरे में ना तो ठीक से बैठने की जगह है और ना ही लेटने की, क्योंकि आधे से ज्यादा कमरे में तो सामान ही सामान रखा हुआ है। नेहा तुम चिंता क्यों करती हो? मैं जल्दी से गाँव आता हूँ और गाँव आकर घर को मरम्मत करवा देता हूँ। देखो तुम जल्द से जल्द गाँव आ जाओ, क्योंकि अब मुझसे इस घर में नहीं रहा जा रहा। यार मेरा दम घुटने लगा है इसमें। अरे तुम चिंता मत करो, बस 1 हफ्ते का समय दे दो, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद रमेश शहर से गांव आता है और रास्ते में ही रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से रमेश के पैर में चोट आ जाती है और डॉक्टर रमेश को 6 महीने के लिए बेड रेस्ट करने को कहते हैं। इतना सब होने के बाद घर की स्थिति धीरे धीरे और भी खराब हो जाती है। अब नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि घर में पैसे रमेश ही कमाता था और घर की मरम्मत भी करवानी थी और अब रमेश का इलाज भी करवाना था। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी सास और पति से कहती है, सासू माँ देखो, मैं जानती हूँ कि अभी घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं इस बिगड़ते मौसम में हम सबका जीना दुश्वार हो रखा है, पर हम इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपनी घर की स्थिति को ठीक करने के लिए मैं कुछ दिन तक अपने लिए कोई काम देख लूँ। अरे बहू, तू तो हमारे घर की बहू है और हमारे घर की बहू हमारी इज्जत है। तू बाहर कहाँ जाएगी काम करने के लिए? सासू माँ, मैं इस घर की बहू नहीं हूँ बल्कि बेटी हूँ, इसीलिए अपने घर को संभालने के लिए मुझे कदम बाहर निकालने ही होंगे। और आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। जब तक रमेश ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक मैं ही घर संभालूंगी। नेहा बहुत बहादुर थी। वो अपने घर की स्थिति को सुधारने के लिए खुद के लिए काम देखना शुरू कर देती है। नेहा गांव के सरपंच के यहाँ साफ सफाई का काम ढूंढ लेती है। देखते ही देखते 1 महीने के बाद नेहा को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिनसे वो अपने घर की छत की मरम्मत करवाती है। कुछ ही दिनों में छत की मरम्मत हो जाती है। इसी दौरान खूब अच्छी धूप भी निकलती है, जिससे छत जल्दी से सूख जाती है। ऐसे ही अब रमेश की तबीयत भी पहले से ज्यादा सुधर चुकी थी और रमेश अपनी पत्नी से कहता है, नेहा अब मैं पहले की तरह ठीक हूँ। अब धीरे धीरे मैं चल भी पा रहा हूँ। देखना 1 महीने के अंदर ना मैं अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाऊंगा। और हमारे बुरे वक्त में तुमने हमारा बहुत साथ दिया है। तुम्हारा उसके लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ऐसा लगा था मेरी हालत के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया। अरे बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। ये तो मेरा फर्ज था कि मैं अपने पूरे परिवार को ऐसे बुरे वक्त से बाहर निकालूं। नेहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, तभी तो हमें तुम्हारी जैसी लक्ष्मी मिली है, वरना बहुत सी लड़कियां ऐसे बुरे वक्त में अपने ससुराल वालों को छोड़कर चली जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो सासू माँ, पर मैं तो इस घर की लक्ष्मी हूँ ना, और आपकी बेटी भी हूँ, और एक बेटी कभी भी अपने ससुराल वालों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। बस नेहा, जैसे मैं ठीक होता हूँ ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। आपके ठीक होने के बाद भी मैं काम पर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी महंगाई में एक के काम करने से कुछ भी नहीं होगा। एक औरत को भी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। सच में नेहा, तुम्हारी सोच ना बहुत अच्छी है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम मुझे सपोर्ट करती हो। नेहा के पूरे परिवार को नेहा पर गर्व होने लगता है। ऐसे ही अब नेहा और रमेश दोनों साथ मिलकर कमाने लगते हैं और देखते ही देखते नेहा और रमेश दोनों मिलकर एक घर बनवा लेते हैं। और इसी तरह नेहा और रमेश दोनों अपने घर को एक नया रूप देकर खुशी हासिल करते हैं। आप मुझे खाना बनाने दोगी तभी तो। आप तो और सरला बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी विमला आती है। विमला, बहू, फिलहाल के लिए तू और प्रिया उस कोने में जाकर खड़ी हो जाओ, तब तक मैं बाल्टी से सारा पानी निकालकर बाहर फेंक देती हूँ। जैसे तैसे मिलकर गेहूँ उठाकर कमरे के अंदर ले जाते हैं। अरुणा की बहू सविता गांव से थी। अब जब सविता गांव से है तो उसका रहन सहन भी गांव के लोगों की तरह ही होगा। सविता की नई नई शादी हुई थी
उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जो हमेशा से शहर के सपने देखती आई थी, अब वो यहाँ के तौर तरीकों को कैसे अपनाएगी। शादी के दूसरे ही दिन सविता की सास अरुणा अपनी नई नवेली दुल्हन से बोलती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है, कुछ ऐसा बना कि खाने वाले को मजा ही आ जाए। ठीक है माँ जी, मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, लेकिन मेरी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बनेगा, तो मैं ना खीर बना देती हूँ। बहू, मीठा तो बनेगा ही, लेकिन मीठे से थोड़ी सारे घर का पेट भरेगा, कुछ और भी तो बनाना पड़ेगा ना।